नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देंगे। सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल आप भेजें। हमारे साथ मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बाकी और मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ अविनाश गुप्ता भी होंगे, वाइस चेयरमैन है जीजेसी के, उनसे हम ज्वेलरी मार्केट का हाल जानेंगे। आगे हमारे साथ विमल कोठारी होंगे आईपीजीए के, उनसे पल्सेस मार्केट का हाल जानेंगे। और साथ ही शुभम जावर भी होंगे प्रीति एंटरप्राइजेज निजामाबाद से, उनसे हल्दी मार्केट का आउटलुक समझेंगे। शुरुआत गोल्ड के साथ करेंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। मनोज जी, क्या लग रहा है जिस तरह की तेजी गोल्ड में चल रही है, कितना बड़ा रिस्क अब यहाँ पर है? क्या करना चाहिए जो ट्रेड करते हैं उनके लिए? क्या सलाह देंगे इस तेजी के बाद और इस तरह की तेजी के बाद? नमस्कार यशवंत जी, बिल्कुल। जहां तक आपने रिस्क की बात की तो यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जो रिस्क यहाँ पे जो रिस्कियर असेट्स में बना हुआ है, उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने में मजबूती यहाँ लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। $3000 पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और उसके ऊपर कीमतें निकलने के बाद हम $3040 के बेहद करीब हैं। तो टेक्निकली $3040 जो है कॉमेक्स वायदा के लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे चार्ट पे बना हुआ है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों की बात करें तो 88,700 जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। अगर कीमतें ये लेवल को पार करती है तो फिर यहाँ पे अपसाइड जो है वो $3120 तक भी जा सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 90,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे $3040 के ऊपर ब्रेकआउट का थोड़ा वेट करना चाहिए जिनको फ्रेश बाइंग करना है। और भारतीय बाजारों में कीमतें 88,700 के ऊपर टिके तो फिर यहाँ पे फ्रेश बाय की रणनीति बना करके चले। नहीं तो डिप्स में भी यहाँ पे बाय की ही सलाह रहेगी। 88,000 के आसपास स्तर अच्छे रहेंगे। भारतीय बाजारों में 3010 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा कॉमेक्स वायदा में। तो मेरा मानना है कि या तो डिप्स में का वेट करें, 88,000 88,200 के रेंज में बाय करें, या फिर 88,700 के ब्रेकआउट पे बाय करें। तो ये सलाह आपके लिए है गोल्ड को लेकर। चलिए एक एक करके दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। राकेश गुप्ता है बंगलुरु से, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कॉमेक्स गोल्ड $3050 के पार निकलेगा? क्या लग रहा है, आज ही 3050 के पार तो नहीं निकल जाएगा मनोज जी? यहाँ पे शाम के सत्र में कुछ डेटा भी आना है तो उस समय यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 3050 आज ही हम मार्केट टेस्ट कर ले, क्योंकि हम 3040 के बेहद करीब है। तो उस लिहाज से 3050 में अब कोई बहुत ज्यादा दूरी बची नहीं है। अगर मैं कॉमेक्स फ्यूचर की बात करूं तो अगर वो स्पॉट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि 3050 आने में 1 या 2 दिन का समय लगे, लेकिन काफी संभावनाएं है कि यहाँ पे 3050 के स्तर जल्द आते हुए नजर आएंगे। दर्शक हमारे साथ रमेश हैं कर्नाटक रायचूर से, सोने चांदी में आज करेक्शन की उम्मीद है क्या? आपको लग रहा है कि कुछ करेक्शन शाम के सत्र में सोने चांदी में संभव है क्या मनोज जी? आज जिस तरह से विश्व मोहन जी डॉलर इंडेक्स में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है, तो उसको देखते हुए और जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा आए थे कल, हमने देखा था कि रिटेल सेल्स में फरवरी मंथ में गिरावट देखने को मिली थी, और साथ ही जो एम्पायर स्टेट के मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के डेटा थे वो भी यहाँ पे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हुए नजर आए थे। तो उस लिहाज से अभी आज के सत्र में तो ऐसी कोई बड़ी करेक्शन की गुंजाइश नजर नहीं आती है। हाँ, कल यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम्स आएंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम के पहले एक यहाँ पे हल्की फुल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो आज के सत्र में मजबूती बनी रहेगी। कल पहला जो सत्र रहेगा वहां पे कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल से देखने को मिल सकती है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक मेहमान हैं, अविनाश गुप्ता हैं, वाइस चेयरमैन हैं जीजेसी से। शुक्रिया अविनाश जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले सर ज्वेलरी मार्केट का हाल बताइए। जिस तरह की तेजी चल रही है, रिलेंटलेस तेजी है, लगातार ये तेजी बनी हुई है। इस साल 15% से ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं। क्या ज्वेलरी मार्केट का क्या हाल है? क्या खरीदार हैं क्या स्टोर्स पर? धन्यवाद विश्वमोहन जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, डेफिनेटली ग्राहक है, ऐसी बात नहीं है कि ग्राहक नहीं है। देयर इज अ डाउनफॉल ऑफ 10 to 15%। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। 10 से 15% का डाउनफॉल है ग्राहकी में, बिकॉज एकदम से जब 40-40, 50-50% भाव बढ़ जाएंगे तो ग्राहक की जेब को भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है।
और उसी हिसाब से 15% के आसपास की वृद्धि है ग्राहकी के अंदर। ओके सर, आप लोगों की अब नई स्ट्रैटेजी क्या है? मैं सिर्फ एज ए ज्वेलर आपसे ही नहीं सवाल कर रहा हूं, आप क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन ज्वेलर्स की क्या तैयारी है, किस तरह से इनोवेटिव प्रोडक्ट के जरिए वो ग्राहकों को बनाए रख रहे हैं, क्योंकि माहौल तो काफी चैलेंजिंग हो गया है सर। सर देखिए, इसमें क्या है कि जैसे जैसे भाव बढ़ रहा है, ज्वेलर्स आर चेंजिंग टुवर्ड्स लाइटर वेट ज्वेलरी, और कई चीजों में जहाँ पे मैकेनाइज्ड ज्वेलरी बनती है वहाँ पर 22 कैरेट की जगह 18 कैरेट की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं, सो दैट वी कैन बिकम पॉकेट फ्रेंडली फॉर द कंज्यूमर। और हम लोग उसी हिसाब से, उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयारी कर रही है। ओके सर, एक खबर है, हालांकि आप पता नहीं सर ये आप कितने अपडेटेड हैं इस खबर से, जीजेईपीसी की तरफ से ये खबर आई थी कि $200 तक D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स पार्सल बिना किसी ड्यूटी के ग्लोबल मार्केट में एंट्री संभव है और ग्लोबल कंज्यूमर तक इसकी सीधी पहुंच हो सकती है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जीजेईपीसी ग्रीन चैनल बनाने की पहल कर रहा है ताकि जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट को इससे बढ़ावा मिले और ये ट्रेड वॉर जो चल रहा है उससे भी राहत मिले। इसके लिए कस्टम्स, इंडिया पोस्ट, कुरियर कंपनियां और बैंकों के साथ इनकी बातचीत भी चल रही है, मिलकर काम करेंगे और डायरेक्ट ग्लोबल मार्केट में एक्सेस आप लोगों को मिल पाए और जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट हो जाए बिना किसी ड्यूटी के। ये इस पर क्या अपडेट है सर आपके पास? सर देखिए, अपडेट पूरी तरह से तो मेरे पास नहीं है। तो हमने भी न्यूज पढ़ी थी कि $200 के नीचे की जो भी ज्वेलरी रहेगी, वो ज्वेलरी को यूएस के अंदर विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी उसको ट्रीट किया जाएगा। डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी बिग मूव फॉर द जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री, क्योंकि इंडिया का काफी सामान यूएस के जो इंडियन डायस्पोरा होता है उसमें एक्सपोर्ट होता है। सो इंडिया पोस्ट के साथ में पहले भी बहुत काम हुआ है और इसके अंदर आगे भी जाकर के बहुत हद तक ये बहुत बड़ी रिलीफ हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए रहेगी, जो छोटे छोटे कंज्यूमर को रिटेलर यहाँ से माल भेजता है। तो इट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन ज्वेलरी इन अ लॉन्ग रन। ओके, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। इस पर हम जीजेईपीसी का कल अपडेट लेकर आएंगे। कल हम 11:30 के शो में इस पर एक खास चर्चा भी करने वाले हैं। अविनाश जी, अब जाते जाते यूएस फेड की आज से 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है, क्या उम्मीद करनी चाहिए? कमेंट्री काफ़ी अहम होगी। अब सीएमई टूल के हिसाब से तो साफ नजर आ रहा है कि ब्याज दरें स्थिर रहेंगी, लेकिन कमेंट्री इसलिए इस बार की अहम होगी, ग्रोथ, लेबर मार्केट, महंगाई पर तो हर बार चर्चा होती है, लेकिन इस बार टैरिफ की वजह से उनकी इकॉनमी में जो स्लो डाउन की स्थिति बन रही है उस पर उनका क्या बयान आता है, उस पर उनकी कमेंट्री क्या रहती है, वो देखने वाली बात होगी। आप क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर सर? सर कमेंट्री हम भी वॉच कर रहे हैं और वो कमेंट्री के बेसिस के ऊपर देयर विल बी ह्यूज इम्पोर्टेंस, क्योंकि उसी से सोने का आगे का जो जर्नी है वो काफी हद तक तय होगी। क्योंकि आज टैरिफ वॉर से मेरे हिसाब से आज हम देखते हैं कि जो खलबली बची हुई है वो खलबली इसीलिए बची हुई है क्योंकि सारा विश्व अस्त व्यस्त है, उनको आगे प्रोडक्शन की लाइन किस तरह से लेके जानी है वो नहीं समझ आ रही है। तो उसी सब चीजों की वजह से आज हमारे पास में ये सोने में खलबली देखी जा रही है। तो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ फेड विल बी देयर फॉर द कमेंट्री टू बी सीन। प्रिया अविनाश जी, आपने वक्त निकाला, ज्वेलरी मार्केट पर राय रखी, जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट के लिए जो नए रास्ते खुल रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस का कंज्यूमर तक पहुंचने का, ग्लोबल कंज्यूमर तक पहुंचने का, उस पर अपनी राय रखी। और यूएस फेड के डिसीजन का तो कल रात इंतजार रहेगा ही, उनकी कमेंट्री क्या रहेगी। आज से बैठक है, कल बैठक का फैसला आएगा, फिर फेड की कमेंट्री, फिर चेयरमैन की कमेंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अहम इसलिए है कि इस बार जो CPI के नंबर थे यूएस के फरवरी महीने के, वो 2.8% के आसपास थे, जो अनुमान से कम थे, और साथ ही फेड का जो टारगेट है 2% का, उसके आसपास पहुंचता दिख रहा है। रिटेल बिक्री के नंबर भी अनुमान से कम थे, जॉबलेस क्लेम में बढ़त हुई है, कंज्यूमर सेंटिमेंट के जो आंकड़े हैं वो 29 महीने के निचले लेवल पे है। तो जो डेटा सजेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ के काफ़ी कमज़ोर है, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर भी कमज़ोर दिखे थे। मनोज जी, आपकी राय क्या है यूएस फेड के बैठक पर? उस बैठक से पहले क्या करना सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को आप? जहां तक यूएस फेड की बैठक का सवाल है विश्व मोहन जी, तो यहाँ पे अनचेंज ही रहेगा ब्याज दरों में, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन को लेकर के चिंताएं बढ़ी है यूएस ट्रेड टैरिफ के बाद,
तो उसको देखते हुए अभी तो यहाँ पे ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं रहेगा। फेड की कमेंट्री काफी अहम रहेगी आगे के रुख को देखते हुए। तो ऐसे में यहाँ पे कॉशियस रहने का ही हम जो है सलाह दे रहे हैं, और इसीलिए मैंने शो की शुरुआत में बोला था कि कल सुबह के सत्र में एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी, और फेड की मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम्स का एक बार यहाँ पे वेट करना चाहिए, और फ्रेश पोजीशन बेहतर होगा कि उसके बाद हम यहाँ पे इनिशिएट करें। कुछ और दर्शक के सवाल ले लेते हैं। कुशल हैं, कॉपर में क्या करें जानना चाह रहे हैं। कुशल जी का सवाल मनोज जी बता दीजिए कि इनको कॉपर में क्या करना चाहिए। कॉपर में एक रेंज बनी हुई है विश्वमोहन जी, और जो रेंज है वो 896 से 920 की है यहाँ पे, और वर्तमान लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल नहीं दिखता है। तो थोड़ा अगर डीप आता है 896 के आसपास, तो वहां पे जो है बाय इनिशिएट कर सकते हैं 888 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 810 और 815 तक के लक्ष्य मान लेकर के चल सकते। विनय कुमार मिश्रा हैं, क्रूड किन स्तरों पर बेचना फायदेमंद हो सकता है। ये काफी कन्विंस्ड लग रहे हैं, इनको लग रहा है कि क्रूड फिर से गिरेगा। क्रूड को बेचना चाहिए क्या? आज तो काफी तेज नजर आ रहा है कच्चा तेल, लगातार तीसरे सत्र में तेजी है। नहीं, कच्चे तेल में बेचने की सलाह नहीं रहेगी विश्वमोहन जी, क्योंकि हमने एक अच्छी गिरावट यहाँ पे कच्चे तेल में देखी थी, और निचले स्तरों से यहाँ पे ट्रेंड जो है थोड़ा रिवर्स होता हुआ दिखा है। और हमारा मानना है कि जो रिट्रेसमेंट है वो अभी और यहाँ देखने को मिलेगा अगले कुछ सेशंस में। दूसरा, यहाँ पे मिड ईस्ट में फिर से एक बार तनाव जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, तो उसका भी सपोर्ट कच्चे तेल की कीमतों पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि ऐसे में ऑप्शन के थ्रू रणनीति बना करके चलना चाहिए। 6100 की कॉल ऑप्शन जो है वहां पे बाइंग करें, और जो बाइंग का लेवल रहेगा वो 100 रुपए के आसपास रहेगा। स्टॉप लॉस 70 का रखना चाहिए, और लक्ष्य 160 तक के रखे जा सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह है। तो जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, पूरी तरह से अब माहौल अभी फिलहाल चेंज दिख रहे हैं। जब तक ये माहौल नहीं बदलता तो आप तक आपके लिए सलाह यही है कि आप यहाँ पे तेजी की पोजीशन में ही रहें जब तक चीज़ें बदलती नहीं हैं। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन है पुणे से, और हर्ष हैं जयपुर से। सवाल एक ही है, नेचुरल गैस क्या करे, खरीदे या बेचे, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बता दीजिएगा मनोज जी। नेचुरल गैस में कल हमने ब्रेकडाउन देखा था। 355 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेचुरल गैस में बना हुआ था भारतीय बाजारों में, और उन स्तर के नीचे हमने यहाँ पे क्लोजिंग आते हुए देखी थी नेचुरल गैस में। तो यहाँ पे बाय की सलाह नहीं रहेगी। अगर थोड़ा सा स्पर्ट आता है 350 तक, तो एक बार वहां बिकवाली कर सकते हैं 356 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे डाउन साइड में 339 तक के रखे जा सकते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ सौरभ विचारे हैं। सरसों में क्या लग रहा है? सरसों आप ट्रैक कर रहे हैं क्या सर? ऑयल सीड्स अभी यहाँ पे ट्रेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो है क्रॉप के अराइवल का समय रहेगा। दूसरा, हम देख रहे हैं कि दूसरे जो ऑयल सीड्स है, अगर सोयाबीन की बात करें तो सीबीओटी पे हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही सीमित दायरे का ट्रेड जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नए क्रॉप के अराइवल के समय थोड़ा सा दबाव जो है कीमतों में रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि सरसों जो है एक अच्छी कमोडिटी इस साल देखने को मिलेगी। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नरेश कुमार हैं चेन्नई से। सोने और चांदी को करंट भाव पे खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए? लग रहा है हाजिर में इनको खरीदना है। क्या ये सही भाव है खरीदारी के लिए सोने चांदी में? सोने में यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन अगर सोने और चांदी दोनों में से अगर प्रेफरेंस देना हो तो चांदी अभी भी यहाँ पे प्रेफर्ड बेट है। चांदी में थोड़ा सा डीप अगर आता है 1,01,000 से 1,06,50 का दायरा अगर मिलता है, तो वहां बाय करें 99,800 के स्टॉप लॉस से। 1,02,400 और 1,03,000 ये लक्ष्य यहाँ लेकर के चल सकते हैं। हसमुख है गुजरात से। क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड ऑयल में क्या राय, एक बार हसमुख के लिए फिर से दे दीजिएगा मनोज जी। कच्चे तेल में थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है विश्वमोहन जी, और यहाँ पे WTI फिर एक बार $70 तक आ सकता है। तो ऑप्शन के जरिए यहाँ पे रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। 6100 की कॉल ऑप्शन को 100 रुपए में खरीदें, 70 का स्टॉप लॉस रखें, 160 के लक्ष्य यहाँ पे लेकर के चलें। तो ये सलाह आ रही है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, और एग्री मार्केट में सबसे पहले बात आज करते हैं हल्दी की, क्योंकि हल्दी में काफ़ी अच्छी रिकवरी आ गई है। एक बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर लगातार 11,000 के आसपास से अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखी है। भाव आज हो चुका है 12,750 के करीब बंद हुआ है। आज भी 2.25% की मजबूती यहाँ पर दिखी है। ये तेजी क्यों आई है, कितनी टिकाऊ है, यही समझते हैं। हमारे साथ शुभम जावर हैं प्रीति एंटरप्राइजेस से, निजामाबाद से। एक बड़ी मंडी है हल्दी की। शुभम जी बताइए क्या अपडेट है आपके पास हल्दी को लेके?
शुभम जी, आपसे मेरा सवाल था, हल्दी को लेकर क्या अपडेट है? शायद इनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से उनको रिकनेक्ट करेंगे। और हल्दी को लेकर मनोज जी से एक सवाल ले लेते हैं। मनोज जी, ये जिस तरह की रिकवरी दिखी है, करीब करीब 1,500 रुपए की रिकवरी आई है हल्दी में, और आज भी 2.25% की तेजी। हालांकि अभी तक मराठवाड़ा के नंबर आने बाकी है कि वहाँ पे किस तरह के अराइवल्स के नंबर आते हैं, वो स्थिति और ज़्यादा साफ होगी। अगले हफ्ते तक वो काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ से साफ होगी। आपको क्या लग रहा है, हल्दी कन्विंसिंग बाई है क्या करंट लेवल पे? अगर हल्दी में ये लेवल पे बाइंग का बोले तो हमने एक अच्छा यहाँ पे रिट्रेसमेंट आते हुए देखा है। लगभग 11,200 से हम 12,800 तक 1,600 रुपए की बढ़त जो है पिछले 3 से 4 सेशन में यहाँ पे देखने को मिली है। तो 13,000 रुपए एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा हल्दी के लिए। तो फ्रेश बाई के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। और इवन यहाँ पे अगर निचले स्तरों पर बाइंग की है तो 13,000 के स्तर पे एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग अगर करना है तो 12,000 से 11,800 का जो दायरा है वो फ्रेश बाइंग के लिहाज से बेहतर रहेगा। वर्तमान लेवल पे यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। तो ये सलाह आपकी तरफ से आ रही है हल्दी को लेके। और जीरे में सर बताइए, जीरे में भी तेजी। उससे पहले एक बार शुभम जी की राय ले लेते हैं। शुभम, आप बताएं हल्दी को लेकर, हल्दी की जो तेजी आई है, 1,500 रुपए की जो रिकवरी दिखी है 11,000 के आसपास से, क्या लग रहा है यहां से क्या होगा हल्दी में और क्यों ये तेजी आई है? आपके पास क्या रिपोर्ट है ग्राउंड से सर? विष्णु मोहन जी, सबसे पहले तो क्या हल्दी अगर आप देखो जनवरी 4 में जो इसका भाव था 158, वहां से लगभग हल्दी 11,000 के आसपास पहुंच गई थी। स्पॉट इतना नहीं टूटा था जितना फ्यूचर टूट गया था। तो उस कारण से क्या है, अभी थोड़ा वायदा बढ़ गया है। कोई चीज में अगर करेक्शन आता है, अगर कोई ड्रास्टिक करेक्शन आ जाता है तो एक पुल बैक जरूरी है। तो ये पुल बैक है, आप समझ सकते हो। और यहाँ पे अभी नेक्स्ट मराठवाड़ा की अराइवल स्टार्ट हो जाएगी। निजाम लगभग 4,80,000 से 5,40,000 की अराइवल आ चुकी है। यहाँ से मराठवाड़ा एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो एक बार फिर इस पर प्रेशर दिख सकता है। को लेकर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहे थे कि 10-15% तक यील्ड कमजोर है, इस पर आप क्या कहेंगे? वाकई कमजोर है या बस वो एक दो इलाकों को छोड़कर बाकी फसलें अच्छी है? आपके पास क्या रिपोर्ट है सर फसल की? विष्णु मोहन जी, जो यील्ड जो कमजोर है, वो सबसे बड़ी जो न्यूज थी वो कड़पा दुगीराला एरिया था, वहां पे थी। और मराठवाड़ा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इनिशियल लेवल पे जहां पर माल निकल रहा है, जहां हार्वेस्टिंग हो रही है, वहां पे यील्ड डैमेज है नहीं। अभी नेक्स्ट वीक से मराठवाड़ा में माल आना चालू हो जाएगा तो हमको वहां पे एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। निजाम के लेवल तक तो कोई यील्ड में डैमेज है नहीं। क्या लग रहा है आगे क्या होगा? भाव किस तरह की डिमांड है? डिमांड के आधार पे कोई या कुछ चलेंगे? घरेलू डिमांड तो कहा जा रहा है जितने भी अराइवल्स के नंबर आए थे वो मार्केट में खप गए, त्योहारी डिमांड अच्छी निकली थी, लेकिन आगे क्या किस तरह की डिमांड रहेगी? शादियों की सीजन भी शुरू हो जाएंगे, इसके बाद क्या लग रहा है हल्दी को कुछ और तेजी मिलेगी या रेंज में ही रहने वाला है हल्दी यहाँ से? विष्णु जी, इसके पहले भी जैसे मैंने काफी बार कहीं इंटरव्यूज से तो मैंने क्लियरली बोला था कि 2025 में हम लोगों को जो बैलेंस शीट है सबसे टाइटनेस इस साल बैलेंस शीट में मिलेगी। तो इनिशियल लेवल पे जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम था उसकी तेजी आनी थी, वो हमको दिखी, मतलब उतनी डिमांड निकली नहीं। बट आगे चल के बैलेंस शीट टाइटनेस रहने की वजह से सितंबर अक्टूबर में इस फिर से तेजी आनी चाहिए। अभी तो मराठवाड़ा का अराइवल आएगा तो वहां पे हम लोग को एक प्रेशर फिर बाजार में दिखेगा ही। बट जो तेजी की बातें थी वो सितंबर अक्टूबर तक डिले हो गई है। तेजी है वो सितंबर अक्टूबर के बाद ही दिखेगी, ये आपका कहना है। शुक्रिया शुभम जी, आपने वक्त निकाला और हल्दी की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों को बताया आपने। चलिए बाकी दोनों मसालों पर भी राय ले लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, जीरा और धनिया ये दोनों आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पर? इस पर क्या अपडेट देंगे आप? जीरा भी एक अच्छी कमोडिटी अब बन गई है क्योंकि निचले स्तरों से यहाँ पे अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। फिलहाल यहाँ भी 21,770 अप्रैल वायदा के लिए एक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा डिप मिले तो बाय करने की सलाह रहेगी। जीरे में 21,300 के आसपास के स्तर मिले तो वहां बाय करना चाहिए। 21,770 एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमारा मानना है कि 22,200 तक जीरा देखने को मिलेगा। वहीं धनिया एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, 7,800 के स्तर यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड किए धनिया ने। अप्रैल वायदा में 7,850 के स्तर पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7,720 के रखना चाहिए और लक्ष्य ऊपर में 8,100 तक के यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ओके,
तो ये सलाह एग्री मार्केट को लेकर है। चलिए अब वापस से नॉन एग्री मार्केट और कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। एग्री के सवाल भी कई सारे हैं, लेकिन उससे पहले बेस मेटल्स पे राय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस मेटल्स में आज दबाव दिख रहा है, खास करके जिंक में। जिंक काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। मनोज जी, क्या लग रहा है जिंक में ये गिरावट क्यों आई है और आगे क्या होगा? और गिरावट आ सकती है क्या जिंक में? हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि हमने एक अच्छी रैली देखी थी, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या जिंक हो। तो ऊपरी लेवल से एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और दूसरा, यहाँ पे जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा है वो थोड़े कमजोर आए थे, तो उसका भी असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम्स भी आना है। तो हमारा मानना है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल में देखने को नहीं मिलेगी, एक करेक्शन ही है। निचले स्तरों पर 270 जिंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कॉपर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 896 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। और एल्यूमिनियम में भी हमारा मानना है कि 260 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। तो ये एक मेयर करेक्शन ही है। निचले स्तरों से फिर एक बार यहाँ पे डिप्स में बाई की सलाह रहेगी, चाहे वो जिंक हो, कॉपर हो या एल्यूमिनियम। कृष्ण दिल्ली से कॉपर पे जाना चाह रहे कि कॉपर में क्या करना चाहिए। कॉपर पर आपकी राय क्या है सर? 905 के आसपास है, यहाँ क्या करना चाहिए कॉपर में कृष्ण को? थोड़ा वेट करें, अगर थोड़ा डीप आता है 896 के आसपास तो वहां बाय करें। 888 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य ऊपर में 910 और 914 तक के रख सकते हैं। एक रेंज बनी हुई है 896 से 920। आगरा से चांदी में जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। चांदी रिकॉर्ड के करीब है घरेलू बाजार में, आज 1.25% की मजबूती दिख रही है। क्या और ये तेजी दिख रही है, कहां तक एक्सटेंड होगी? चांदी पर खास राय दे मनोज जी। 1,02,000 एक रेजिस्टेंस है विश्व मोहन जी। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है शाम के सत्र में तो हमारा मानना है कि 1,03,400 तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कल फेड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आउटकम के पहले। तो अभी मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस लेवल अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो उसका वेट करें और बाइंग में ही बने रहें। 1,03,400 यहाँ पे देखने को मिल सकता है। काफी वोलेटिलिटी है, तो बेहतर होगा कि बड़े के बजाय मिनी और माइक्रो जो लॉट से वहां पे ट्रेड करें, ताकि जो रिस्क है वो वहां पे मैनेज हो सके। चलिए, तो ये अपडेट है। चलिए अब बात कर लेते हैं दलहन मार्केट को लेकर। और दलहन में खबर ये है कि चने की कीमतों में गिरावट बढ़ती अब जा रही है। पिछले 1-2 दिनों में 2% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। दिल्ली की मंडियों में चने का जो भाव है वो 5400 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास, बीकानेर मंडी में 5300 रुपये के आसपास भाव आ चुका है, जबकि चने की एमएसपी है 5650 रुपये प्रति क्विंटल की। हालांकि सरकार की पीएसएस के तहत एमएसपी पर जो खरीदारी होगी वो करीब करीब 21.5 लाख टन से ज़्यादा चने की खरीदारी की तैयारी। और कुल दलहन की खरीदारी जो एमएसपी पर सरकार करेगी वो रिकॉर्ड खरीदारी इस बार सरकार की तरफ से होगी, वो है 45 लाख टन के आसपास। इस पर बातचीत करने के लिए आईपीजीए के चेयरमैन विमल कोठारी जी हमारे साथ मौजूद है। विमल जी, सरकार की जो ये खरीदारी की तैयारी है, इससे क्या कुछ दालों को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर दाल एमएसपी के नीचे हैं? धन्यवाद विश्व मोहन जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। देखिए, सरकार ने ये अनाउंस किया कि हम 45 लाख टन दालें सब मिला के एमएसपी पे खरीद करेंगे, जिसमें खासकर चना है जो 21.5 लाख टन, मसूर है 9.5 लाख टन, तुअर है लगभग 13 लाख टन और उड़द है लगभग 1.5 लाख टन। तो इस तरह मिला के 45 लाख टन जो दाल जो प्रोक्योरमेंट की बात है, सरकार ने खरीदने की बात की है। और मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है, क्योंकि इससे ये एक अच्छा समय है बफर क्रिएट करने का। एक तो सारी दालें एमएसपी के नीचे हैं, जैसा अभी आपने भी अपने स्क्रीन पे दिखाया है कि सारी दालें जो है एमएसपी पे नीचे हैं। चना जो 56.5 जो एमएसपी है उसकी जगह 49 रुपये 50 रुपये चल रहा है। और मसूर भी जो है 55 से 60 रुपये मंडियों में बिक रही है, जो नई जो मसूर है। तो मसूर के भाव भी, और जबकि मसूर की जो एमएसपी है 67 रुपीज है। और तुअर भी 70 से 72 रुपये और 73 रुपये तक बिक रही है, जबकि तुअर का एमएसपी 76 रुपये है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो बफर क्रिएट करे, क्योंकि हमने देखा लास्ट 2 साल में हमारे कीमतों के दाम, दालों की कीमतों के दाम काफी बढ़े थे और उस समय हमारे पास में कोई बफर स्टॉक नहीं था। तो हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में सरकार को हमें इंपोर्ट करना पड़ा था। लास्ट ईयर हमने 67 लाख टन लास्ट कैलेंडर ईयर में इंपोर्ट किया था, क्योंकि हमारे प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका है और सरकार को इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोक्योरमेंट करना चाहिए।
रिक्रूटमेंट की तैयारी है भी, लेकिन हालांकि अभी तक वो इंडिकेशन दिख नहीं रहे हैं। तुअर में जिस तरह के सुस्ती दिख रही है खरीदारी में, अभी तक बहुत कम खरीदारी हुई है, और जो उन्होंने लक्ष्य रखे हैं 13 लाख टन, देखते हैं कैसे इसमें पूरा होता है, कौन बेचने आते हैं। शुक्रिया सर, वक्त कम है, आप काफ़ी देरी से आए इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, सवाल काफ़ी रह गए। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कमोडिटी फटाफट में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें यहाँ चलती रहेंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।